अस्सलाम वालेकुम एफएससी के बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। बेटे आप लोगों ने तो क्लासेस ऑनलाइन जो है वो लेनी नहीं है ना। आधों की कनेक्ट हो रही है, आधों की नहीं हो रही। तो इसका मैंने एक अल्टरनेटिव ये निकाला है कि आपको लेक्चर इस तरह से ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको अपलोड किया करूँ, व्हाट्सएप कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों की जो है वो सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ साथ आप लोगों को प्रॉपरली आप लोगों के नोट्स भी मिलते रहें। और जितने भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी के पास नेट अवेलेबल नहीं है और कोई मोबाइल नहीं ले सकता या मोबाइल पे नहीं क्लासेस ले सकता, तो इन इश्यूज़ को भी थोड़ा सॉल्व किया जाए। ठीक है मेरे बेटे, अब हमने पीछे जो डिस्कस किया था वो बैक्टीरिया के फ्लैजिला एंड पिलाई के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है सेल इन्वेलप। सेल के बाहर जो आउटर रैपिंग होती है, बैक्टीरिया की बात करें हम लोग, उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। मेरे बेटे बैक्टीरियल की सरफेस जो है, बैक्टीरिया की सरफेस और वॉल्स, ये सारी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम देखें तो हम सेल इन्वेलप बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कह रहे किस चीज़ को है कि सेल इन्वेलप बैक्टीरिया में जी, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है बेटे, प्रोटोप्लाज्म क्या है कि अंदर का जितना भी लिविंग सब्सटेंस जो कि किसी सेल में प्रेजेंट हो, उसको हम एज अ होल प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और बेसिकली जो है वो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला एरिया जो है वो आता है। ठीक है, अभी हम आगे जाके इस चीज को थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मेरे बेटे, इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड, उसके लास्ट में OID का वर्ड आता है। तो ये जो ऑइड का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कि लाइक, यानी न्यूक्लियस की तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद होता है, प्रॉपर या वेल डिफाइंड या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन हम कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियस की तरह वाला स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है, इसे हम एज अ होल बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। और हम कहते हैं, आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो है एक सेल में बेसिकली क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड देन उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारी बुक ये कहती है कि बैक्टीरिया के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद है, ठीक है, वो तो उसी की अपनी कवरिंग है। बैक्टीरिया के बाहर, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मजीद कुछ और लेयर्स भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं। वो जो लेयर्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर बैक्टीरिया में मौजूद हैं, वो क्या हैं कि जी वो एक्स्ट्रा कवर्स हैं, एक्स्ट्रा लेयर हैं जो कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद हैं। और ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो बाहर बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है, इन सारों को हम एज अ होल कहते हैं जी, ये सेल इन्वेलप है। और ये जो सेल इन्वेलप है, इसके आगे फर्दर ये 3 तरह के, ये जो सेल इन्वेलप है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मेरे बेटे दोबारा बताऊं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितनी भी लेयर्स मौजूद हैं बैक्टीरिया में, वो एज अ होल मिल के बैक्टीरिया के लिए सेल इन्वेलप बना रही होती हैं। और ये जो सेल इन्वेलप है, इसमें आगे फर्दर 3 तरह के लेयर्स होते हैं, या तो कैप्सूल होते हैं, या कैप्सूल मौजूद होते हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बाहर, या स्लाइम मौजूद होते हैं, या सेल वॉल मौजूद होती है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के बाहर। बैक्टीरिया की जो अपनी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये 3 लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जिन्हें आप एज अ होल कह रहे हैं जी ये सेल इन्वेलप है। 1 बाय 1 बेटे हमने इनको डिस्कस करते जाना है। हाँ जी, पहली लेयर जो है मेरे बेटे ये है कैप्सूल। बैक्टीरिया में कैप्सूल क्या होता है मेरे, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल जो है, ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर कैप्सूल मौजूद होता है। और ये जो कैप्सूल होता है मेरे बेटे, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ टाइटली बाउंड होता है। ये जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर में दिखाया जा रहा है, ये कर्सर में मूव करके मैं अब दिखा रही हूँ आपको, कि आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर क्या है जी, बैक्टीरिया के अंदर उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखें बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद है, और सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग है जिसे हम लोग कैप्सूल का नाम दे रहे हैं। मेरे बेटे ये जो कैप्सूल होता है, ये कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद है, और ये जो कैप्सूल है ये बना किन 3 चीजों से है, या तो इसके अंदर रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड आपको पता है मेरे बेटे, ये कार्बोहाइड्रेट की एक कैटेगरी है। और रिपीटिंग का मतलब ये है कि पहले जी एक जगह पे पॉलीसेकेराइड मौजूद होगा मॉलिक्यूल, फिर उससे आगे थोड़ी जगह पे पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, यानी जब ढेर सारे पॉलीसेकेराइड जो हैं वो मिलेंगे तो ये हो सकता है आपके पास में भी ये स्ट्रक्चर बना दें, किसका, कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना दें, बैक्टीरिया के कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना दें। या मेरे बेटे हो सकता है कि प्रोटीन हो,
बनाने वाली कैप्सूल को, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया में जो कैप्सूल देखे गए हैं उनके अंदर मेरे बेटे पॉलीसेकेराइड भी और प्रोटीन दोनों मिल के कैप्सूल को फॉर्म कर रहे हैं बैक्टीरिया के साइड पे। और ये मेरे बेटे कैप्सूल जो होता है ये टाइटली बाउंड टू द सेल, ये सेल बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ टाइटली बाउंड हुआ हुआ होता है, थिक होता है, मोटा होता है। गमी, गमी कहते हैं मेरे बेटे ऐसा, गमी कहते हैं हम लोग गम की तरह का, जिस तरह गम नहीं होती उसकी तरह का स्ट्रक्चर एंड कॉलोनीज। और ये जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है मेरे बेटे, जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल मौजूद होता है, तो वो जो बैक्टीरिया की सारी कॉलोनीज होती हैं इस गमी होने की वजह से ये जो गम की तरह का उनके पास ये जो इनका कैप्सूल है वो गम की तरह है ना, तो फिर ये जो ऐसे बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं मेरे बेटे, वो कॉलोनीज क्या अपीयर होती हैं, उन कॉलोनीज को जब हम देखते हैं तो वो कॉलोनीज इस तरह से अपीयर होती हैं कि वो स्टिकी होती हैं। स्टिकी हम कहते हैं चिपकने वाली होती हैं। ये जो कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की जिनमें कैप्सूल मौजूद होता है, क्योंकि कैप्सूल जो है वो गम की तरह का है और ये जो कॉलोनीज होती हैं ये हमें ऐसे चिपकने वाली नजर आ रही होती है, यानी चिपक रही होती हैं, इनमें स्टिकीनेस होती है। नेक्स्ट है मेरे बेटे स्लाइम। स्लाइम भी एक बैक्टीरिया की अभी हमने बात की कि ये जी सेल इन्वेलप है और उसके अंदर आगे फर्दर सेल इन्वेलप में 3 चीजें हो सकती हैं, या तो कैप्सूल हो सकता है, या स्लाइम हो सकता है, या सेल वॉल हो सकता है। तो ये जो स्लाइम है मेरे बेटे ये लूज, हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के साथ कैप्सूल की बात की थी तो कैप्सूल जो था वो टाइटली अटैच था, टाइटली बाउंड था सेल के साथ। लेकिन ये जो बैक्टीरिया जिनके पास स्लाइम मौजूद होता है तो ये बैक्टीरिया के आसपास टाइटली अटैच नहीं होता बैक्टीरिया सेल के साथ, ये लूजली अटैच होता है और सॉल्युबल होती है। ये जो जिन चीजों से मिल के ये बनी हुई है, बनी किससे, स्लाइम मिल के बना है जी, मेड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल से मिल के बना हुआ है, लेकिन ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये बैक्टीरिया के आसपास सॉल्युबल शील्ड बनाते हैं। सॉल्युबल, वो जो सॉल्युबल शील्ड है मेरे बेटे वो टाइटली अटैच नहीं है बैक्टीरिया के साथ, वो लूजली अटैच है बैक्टीरियल सेल के साथ। और ये जो चीज है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बनी है, सॉल्युबल भी है और लूजली अटैच है बैक्टीरिया के साथ, इसे हम एज अ होल स्लाइम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के आसपास जो इन्वेलप मौजूद है ये स्लाइम है। अब ये जो स्लाइम है बैक्टीरिया के आसपास ये हेल्प क्या करता है पैथोजेनिसिटी में, ये हेल्प करता है पैथोजेंस। बेटे जी कुछ ऐसी बीमारियां हैं आपको पता है बेटे जी, कुछ अभी हमने पीछे फेजेस का डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, तो अभी हमने वहां पे भी बात की थी कि बैक्टीरियोफेजेस क्या है, यानी ऐसे फेजेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो मेरे बेटे सर्टन ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो ये जो स्लाइम होता है एक्चुअली ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी, यानी बैक्टीरिया को अपने पैथोजन से, जो कि इस बैक्टीरिया की डेथ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से फेजिस की हमने एग्जांपल की, तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया, ये जो स्लाइम है ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी में हेल्प करता है, यानी उसको अपने पैथोजन से बचने में मदद देता है। और बाकी ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। मेरे बेटे जो स्लाइम होते हैं ये जिन बैक्टीरिया में मौजूद होता है मेरा बच्चा, उन बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जब सपोज अगर हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं तो आपको पता है कि हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी जो बाहर से चीजें आती हैं हमारे लिए नहीं अच्छी होती। यू नो पीपल वेरी वेल के हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी एक आगे से टाइप ही मैक्रोफेजेस हैं और वो क्या करते हैं कि एज आर्मी काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। कोई भी बाहर से अगर कोई ऐसे बंदा आ जाए, मतलब सपोज बॉडी में कोई ऐसा बंदा इस तरह से कि बॉडी के अंदर कोई बाहर से अगर इन्वेडर आ जाए, कोई डिजीज काज करने वाली जो है वो कोई ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल आ जाए, तो क्या करते हैं मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ करते हैं ताकि उनकी फिर उनको डिजीज काज करने से रोका जाए और उनकी ब्रेक डाउन करके उनको किल किया जा सके। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया मेरे बेटे ये जिनमें स्लाइम मौजूद होता है वो फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। उन बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली स्लाइम क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो बैक्टीरिया में डिजीज, उसके बैक्टीरिया के अपने पैथोजन से भी और उसके बाद बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से भी बचा रहा है ये स्लाइम। इसलिए मेरे बेटे जिन बैक्टीरिया में ये मौजूद होता है उन बैक्टीरिया को किल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट जो है मेरे बेटे टॉपिक या नेक्स्ट जो आपके पास सेल इन्वेलप में कैटेगरी है ये सेल वॉल की। सेल वॉल जो होती है मेरे बेटे, सेल वॉल ये अब आपने यहाँ से थोड़ा समझना है कि कैप्सूल और स्लाइम एक्चुअली कहाँ मौजूद होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो कहाँ मौजूद होती है। मेरे बेटे बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है।
सेल वॉल जो है मेरे बेटे ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, लेकिन कैप्सूल, अब किसी बैक्टीरिया में सपोज अगर कैप्सूल है और कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम है, जिनमें जो भी चीज होगी चाहे कैप्सूल है स्लाइम है, लेकिन सेल वॉल हमेशा कैप्सूल और स्लाइम से नीचे मौजूद होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जगह पे सेल वॉल होगी, सेल वॉल से फिर आगे बाहर पे या स्लाइम होगा या कैप्सूल मौजूद होगा। मेरे बेटे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, और इसी हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये जो सेल वॉल है, इसी की हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से, इसमें रिजिडिटी सख्ती होने की वजह से बैक्टीरिया की जो शेप है सेल की वो मेंटेन रहती है। उसके बाद बेटे प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी बैक्टीरिया को, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्लांट्स में भी यही काम है कि सेल वॉल वहां मौजूद होती है। एक तो सेल को उसकी पर्टिकुलर शेप दी जा रही है, देन सेकेंडली क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया भी यहाँ पे भी क्या है कि सेल वॉल शेप भी दे रही है और उसको ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी बैक्टीरिया के सेल को अगर बहुत ज्यादा कोई भी चीज अंदर ऐड हो जाए, आपको पता है बेटे बैलून में जितना जो है बैलून में जितना आप हवा भरते जाएं तो ऐसे होता है कि उसके एक टाइम आता है कि बैलून फट जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स मेरे बेटे अगर जो टायरों वाली ट्यूब होती है, टायरों के अंदर ट्यूब होती है, उस ट्यूब में अगर आप उस ट्यूब को टायर के अंदर रख के हवा भरते भी जाएं, जितनी हवा भरते जाएं, तो क्या होता है कि ट्यूब फटती नहीं है। क्यों? उसके बाहर आसपास एक हार्ड कवरिंग है जो कि प्रेशर उसका बर्दाश्त करती है और उसको मजीद आगे फटने नहीं देती। सेम इसी तरह से मेरे बेटे जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के अंदर वो सख्त सा स्ट्रक्चर है, रिजिड सा स्ट्रक्चर है, और क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस से बैक्टीरिया सेल को फटने से बचाता है। कौन बचा रही है? यहाँ पे सेल वॉल ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि बैक्टीरियल सेल को फटने नहीं दे रही। और मेरे बेटे सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मेरे बेटे हमने पीछे थोड़ा सा डिफरेंस ये भी पढ़ा था कि जो आपके पास है ये जो आर्चियोबैक्टीरिया हैं इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं है, लेकिन जो आपके पास हैं यू बैक्टीरिया जो उनमें सारी चीजें हैं, जो उनमें वेल डिफाइन और उनका सारा सेटअप है वेल डिफाइन, उनमें चीजें ज्यादा एडवांस चीजें मौजूद हैं इन कंपैरिजन टू द आर्चियोबैक्टीरिया, उनके अंदर मेरे बेटे पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद है। अब ये जो आर्चियोबैक्टीरिया इनकी जो मेम्ब्रेन है ये जो सेल वॉल है ये सिंपली प्रोटीन्स वगैरह से या पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी है, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद नहीं है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है मेरे बेटे कुछ बैक्टीरिया, जरूरी नहीं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर तमाम में ही क्या मौजूद हो के पेप्टिडोग्लाइकन एक ही जितनी मौजूद हो। कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं उनमें उनके अंदर उनकी जब सेल वॉल देखी जाए तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट जो है वो 10% हो, कुछ में 50 हो, कुछ में इस तरह से हो। तो मेरे बेटे ये जो ग्लाइकोजन की ये पेप्टिडोग्लाइकोजन की जो अमाउंट है ये वेरिएबल हो सकती है। नेक्स्ट लाइन है कि लॉन्ग ग्लाइकन चेन। इस लॉन्ग ग्लाइकन चेन का मतलब मेरे बेटे ये है कि बैक्टीरिया में क्या होता है। अब आप जिस तरह से सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर बोर्ड पे भी ड्रॉ करके मेरे बेटे दिखाया था कि लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स होती हैं और वो जो लंबी पेप्टिडोग्लाइकन, यानी ग्लाइकन क्या है वो हमारे पास ग्लाइकन जो है ये ग्लूकोज की तरह का स्ट्रक्चर है ग्लाइकन जो है मेरे बेटे, और ये किससे मिलके बना है? ये एक मतलब जैसा ग्लाइकन नाम से शोर है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से शायद मिलके बनाओ। और मेरे बेटे ये ग्लूकोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो आपस में पेप्टाइड चेन से लिंक्ड है। मैंने आपको बोर्ड पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था कि कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन है, लेकिन उनके साथ जो कुछ अमाइनो एसिड्स अटैच हैं वो अमाइनो एसिड एक ग्लाइकन चेन से दूसरी ग्लाइकन चेन की पे मौजूद अमाइनो एसिड के साथ जब पेप्टाइड बॉन्ड वो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरह से आपके पास दो ग्लाइकन चेन जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और इस सारे स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। और सेल वॉल जो बैक्टीरिया क्या है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है। सेल वॉल के अंदर मेरे बेटे ना सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन ही मौजूद है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा जो चीजें हैं उसमें शुगर, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपोलीसेकेराइड्स ये सारी चीजें मौजूद हैं।
और ये जो मेरे बेटे, और उसके बाद लिपोटिकोइक एसिड भी कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होते हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये टिकोइक एसिड, शुगर्स, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपोलीसेकेराइड्स, लिपोटिकोइक एसिड, ये सारे पेप्टिडोग्लाइकन की मेजर जो मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच होते हैं। मेरे बेटे टिकोइक एसिड और जो लिपोटिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड का भी इतना ज्यादा फंक्शन जो है वो नोन नहीं है, लेकिन जो टिकोइक एसिड है इसे ये कहा जाता है कि मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी सेल वॉल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। देन मेरे बेटे आता है स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग मतलब क्या कि स्टेनिंग टेक्निक्स हम कहते हैं कि किसी चीज को स्टेन करना, किसी चीज को कलर करना। डेवलप्ड बाय द हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेरे बेटे ये स्टेनिंग टेक्निक जो है ये बनाई थी, और उन्होंने इस स्टेनिंग टेक्निक की बेस पे बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि एक वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव है और एक वो बैक्टीरिया जो कि आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आप देख रहे हो डायग्राम में आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो अपीयर्ड पर्पल इन कलर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये मेरे बेटे आपको पिंक कलर में नजर आ रहे हैं। मेरे बेटे जो स्टेनिंग की टेक्निक है इसके 4 मेथड होते हैं। स्टेनिंग की टेक्निक के 4 स्टेप्स होते हैं। आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे, स्टेनिंग की टेक्निक में 4 स्टेप मौजूद होते हैं, ठीक है। उसमें पहला स्टेप जो है मेरे बेटे वो क्या है कि पहला स्टेप जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाई है, जिसे हम प्राइमरी डाई के भी तौर पर भी कहते हैं, ये जो प्राइमरी डाई क्रिस्टल वॉयलेट है, सबसे पहले स्टेनिंग टेक्निक के पहले स्टेप में होता है क्या कि उसने क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है उनको उनकी एक स्लाइड बनाई जाती है, जिस तरह से हमने अनियन सेल्स की स्लाइड बनाई थी ना, इसी तरह से सेम बेटे बैक्टीरियल की जो है बैक्टीरियल सेल की उनकी स्लाइड बनाई जाती है। उस स्लाइड को फिर प्राइमरी डाई यानी क्रिस्टल वायलेट डाई में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि उनको आयोडीन सोल्यूशन में रखा जाता है। आयोडीन सोल्यूशन के बाद उन पे जो तीसरा स्टेप उसमें डी कलराइजर किया जाता है, ठीक है, डी कलराइजर में रखा जाता है। और डी कलराइजर के बाद जो लास्ट में जाके एक सेकेंडरी डाई है जिसे हम सैफरन इन बोलते हैं, उसके अंदर जो स्लाइड होती है उसको रखा जाता है। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो कि स्टेनिंग के होते हैं। अब हम आगे जाके सबसे पहले इनके डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, फिर मैं आके आपको बेटे इधर वापस ला के ये चीज एक्सप्लेन करूंगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के क्यों नजर आते हैं और ग्राम नेगेटिव जो है जब उनकी स्टेनिंग की जाती है तो उनमें पिंक कलर क्यों नजर आता है। ये मेरे बेटे मेजर डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहते हैं कि सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नंबर ऑफ लेयर्स उधर कितनी मौजूद है, ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 1 लेयर मौजूद है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे पास 2 लेयर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनके अंदर अगर जब पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट की बात की जाए तो हम कहते हैं 50% ऑफ द ड्राई वेट इन सम, कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अप टू 50% तक ड्राई वेट में क्या हो सकती है, पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होती है। हमने ड्राई वेट की पीछे प्रोटीन के टॉपिक में भी बात की थी। ड्राई वेट वो होता है कि जब आप बैक्टीरिया वो किसी सेल में से सारा उसका लिक्विड पोर्शन रिमूव कर दें तो पीछे जो सारा सॉलिड रह जाए उसको ड्राई वेट बोलते हैं, और ये 50% ऑफ ड्राई वेट है कुछ बैक्टीरिया में। उसके बाद मजीद जो इसके अंदर चीजें वो है टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड, और लिपिड जो है दे आर जस्ट ओनली 1 to 4%, ओके। नेक्स्ट है जो आगे हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेरे बेटे जो पेप्टिडोग्लाइकन है इट इज अप टू 10% ऑफ द ड्राई वेट इन सम। अब आप देख रहे हैं दोनों में जो है पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। ये बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन अप टू 50% है एंड यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन अप टू 10% है। बेटे हमने पीछे बात की थी जब हमने पेप्टिडोग्लाइकन की बात कर रहे थे, सेल वॉल बनी हुई किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से, वहां हमने कहा था अमाउंट इज वेरिएबल। इसकी अमाउंट जो है वो कुछ बैक्टीरिया में और है, कुछ बैक्टीरिया में और है, ठीक है। बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और जो चीजें हैं वो लिपोपोलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स, ये दोनों मजीद डिफरेंट चीजें हैं जो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड है, यहाँ पे लिपोपोलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपिड्स की बात करें तो ग्राम नेगेटिव में लिपिड जो है वो 11 to 12% मौजूद है।
अगर ओवरऑल थिकनेस की बात की जाए, देखिए मुकम्मल तौर पे अगर इसकी थिकनेस देखी जाए तो वो कहा जाता है 20 to 80 नैनोमीटर थिक है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में जस्ट ओनली 8 to 11 नैनोमीटर थिक है। आउटर मेम्ब्रेन, यानी इसमें कहा जा रहा है कि ग्राम पॉजिटिव में क्या कोई बाहर आउटर लेयर मौजूद है। किस में आउटर लेयर की बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल के बाहर जाके कोई मजीद आउटर लेयर प्रेजेंट है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोई आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मेरे बेटे जो हैं वो क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस हम बोलते हैं स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केसेस में कुछ बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव उनमें मौजूद होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरिया उन तमाम के अंदर हमारे पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो मौजूद होती है। परमिएबिलिटी कि इसमें ये जो है इसकी कितनी परमेबिलिटी है, ये अपने से चीज़ों को पास इजीली होने दे सकती है कि नहीं। मेरे बेटे एक बात जहन में रखनी है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो इसी वजह से इसमें क्या है कि जो सेल वॉल है वो जाहिर बात है सेल वॉल के बाहर भी एक कवरिंग है, इसलिए सेल वॉल जो है इट इज लेस परमिएबल। लेकिन यहाँ पे कोई बाहर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसलिए इट इज मोर परमिएबल। बाकी स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू जब इन्हें कलर किया जा रहा था तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल इन कलर हुए थे स्टेन, और ग्राम नेगेटिव पिंक इन कलर स्टेन हुए थे। और इन्होंने रिटेन होता है कि इन्होंने कौन सा डाई जो है वो अपने अंदर रखा था, रिटेन किया था, यानी अपने अंदर मौजूद रहने दिया था, वो क्रिस्टल वायलेट डाई था और सैफरन था इसके अंदर ग्राम नेगेटिव में। अब मेरे बेटे क्या था कि इसके अंदर ये और इसके अंदर ये क्यों, अभी आपने देखा कि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी, तो जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाली स्लाइड जो थी उसको रखा गया था, जो है हमारे पास पहला स्टेप जो था जिसमें हमने क्रिस्टल वायलेट डाई रखा था, उसके अंदर जब रखा गया था तो जाहिर बात है बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, ये आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ स्ट्रक्चर देखें कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ये जी सेल मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी सी पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास क्या है बेटे जी, ये जो है ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ बाहर आपको देख रहे हो कोई मेम्ब्रेन आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जाएं, ग्राम नेगेटिव में ये सेल मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक सरफेस, दिस इज द सेल वॉल, फिर थोड़ी सी प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है, और ये वो आउटर मेम्ब्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है मेरे बेटे, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। इसी वजह से जब इस बैक्टीरिया को जो कि ग्राम पॉजिटिव है, इन्हें जब रखा गया था पहले डाई जो कि क्रिस्टल वायलेट डाई में इन दोनों को रखा गया था, तो यहाँ मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसलिए जो क्रिस्टल वायलेट कलर था वो सेल वॉल के अंदर सारा रिटेन हो गया था। सेल वॉल के अंदर जाके उसने क्या था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी उसमें जब था ही बाय मेम्ब्रेन ही कोई मौजूद नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, तो यहाँ सेल वॉल में हमें जो मेजर कलर नजर आया वो क्रिस्टल वायलेट कलर नजर आया। लेकिन मेरे बेटे आप देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब जाके रखा गया था किसके अंदर, क्रिस्टल वायलेट डाई में, तो यहाँ पे क्या था कि इतना ज्यादा डाई अंदर मेम्ब्रेन के नहीं आया था। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के अंदर इतना डाई नहीं आया था, बिकॉज बेटे जी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और जब वो बेटे जी उसको डाई किया गया था तो क्या था कि इसके अंदर जी ज्यादा कलर अंदर जा ही नहीं सका क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन मौजूद थी। और मेरे बेटे सेकंड स्टेप में इन्हें आयोडीन सोल्यूशन में रखा गया, और इसको प्राइमरी डाई इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि पहला डाई, पहला कलर करने वाला जो डाई था वो क्रिस्टल वायलेट ही था। प्राइमरी डाई इस मेथड में, स्टेनिंग के मेथड में प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट को बोल रहे हैं। अब मेरे बेटे इसको इन दोनों को आयोडीन सोल्यूशन में रखा गया, आयोडीन के बाद फिर डी कलराइजर में। जब डी कलराइजर में रखा तो पहले ही मेम्ब्रेन के अंदर इतना ज्यादा कलर नहीं गया था। ठीक है, कलर इतना ज्यादा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं गया था, और जो कलर इस ऊपर आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच था जब उसे डी कलराइजर में रखा गया तो खत्म हो गया, वहां से वो कलर ही खत्म हो गया टोटली। और इसके अंदर तो वो डाई बहुत अंदर तक चला गया था क्योंकि बेटे जी इसके अंदर सिर्फ ऊपर बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं मौजूद थी। अब बेटे जी क्या, जब इसको लास्ट में जाके सैफरन इन डाई में रखा गया जो कि सेकेंडरी डाई था, बाद में इस्तेमाल होने वाला डाई था, वो क्या था कि वो इस मेम्ब्रेन के यहाँ ऊपर अटैच भी हो गया था।
एक इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर मेम्ब्रेन पे अटैच हो गया था और इसके अंदर जाके बेशक थोड़ा बहुत भी अटैच हुआ हो, लेकिन अंदर ज्यादातर डीपली जो डाई चला गया था पहली बार में, वो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट डाई था। इसलिए बेटे जब उसने साइंटिस्ट ने इसको बाद में ऑब्जर्व किया, अब इन चारों स्टेप के बाद सेकेंडरी डाई में यानी सैफरन इनमें रखने के बाद मेरे बेटे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया स्लाइड को फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। अब इसके अंदर जाहिर बात है पहला डाई तो गया ही नहीं, मेम्ब्रेन मौजूद थी, तो यहाँ सरफेस पे जो कलर अटैच था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो सैफरनिन डाई था जो कि हमारे पास पिंक इन कलर होता है। और इसके अंदर क्योंकि जी पहला डाई बहुत डीपली अंदर चला गया था और जो था बहुत ज्यादा अंदर चला गया था, तो इसलिए हमें ये क्रिस्टल वायलेट कलर नजर आया था। और इसमें इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये आपको क्रिस्टल वायलेट यानी पर्पल कलर के नजर आते हैं, क्योंकि पहला जो बैक्टीरिया था वो पहला जो डाई रखा गया था वही बहुत डीपली अंदर तक चला गया था। और उसके बाद जब हमने इसको आयोडीन सोल्यूशन में रखा तो जो बेटे क्रिस्टल वायलेट है सोल्यूशन उसकी आयोडीन के साथ बड़ी अच्छी अट्रैक्शन है, यानी एक आयोडीन के साथ वो एक बहुत अच्छा कम्प्लेक्स बना देता है, जैसे सीवीआई कम्प्लेक्स हम बोलते हैं। सीवीआई यानी क्रिस्टल वायलेट और आई का मतलब आयोडीन सोल्यूशन। तो वो जो कम्प्लेक्स था वो इधर अंदर तक भी रिटेन हो गया था, अंदर तक भी मौजूद था। और फिर इतना जब उसे डी कलराइजर में रखा गया तो वो इतना ज्यादा कम्प्लीटली बहुत अच्छे से रिमूव नहीं हुआ था, क्योंकि सीवीआई एक स्टेबल कम्प्लेक्स बना रहा होता है, दोनों सोल्यूशन जो है वो मिलके बना रहे होते हैं। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हमें पिंक कलर, वो ग्राम पॉजिटिव सॉरी हमें पर्पल कलर के नजर आए थे। और ग्राम जब इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया दोनों डाई में रखने के बाद चारों स्टेप्स के बाद, तो ये हमें जो ग्राम पॉजिटिव थे ये हमें पर्पल कलर में और ये ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर में नजर आए थे। इसलिए ये दोनों डायग्राम में ग्राम नेगेटिव आपके पास जो है वो आपको पिंक कलर में नजर आए थे एंड ग्राम पॉजिटिव जो है वो आपको पर्पल कलर में नजर आए थे। सेल वॉल, सम बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल, कुछ बैक्टीरिया जो है उनके पास मुख्तलिफ किस्म की सेल वॉल होती है, ना ही वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तमाम बैक्टीरिया जो या तो वो ग्राम पॉजिटिव होंगे ग्राम नेगेटिव होंगे, नहीं मेरे बेटे, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जिनमें जो कि ना तो ग्राम नेगेटिव होते हैं और ना ही ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बल्कि वो एक अलग कैटेगरी के बैक्टीरिया आपके पास होते हैं। सेल वॉल ऑफ आर्चियो बैक्टीरिया, सेल वॉल मेरे बेटे आर्चियो बैक्टीरिया की मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते, लेकिन यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होते हैं। और ये इनमें जब आर्चियो में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलके आर्चियो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन सेल वॉल बनती है। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मेरे बेटे ऐसी कैटेगरी है, ऐसा जीनस है आपके पास बैक्टीरिया का जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है यानी इसमें लचक होती है और ये कंप्लीटली सराउंड साइटोप्लाज्म को करती है। आप बेटे देखते हैं कि सबसे पहली लेयर जो कि साइटोप्लाज्म को कंप्लीटली सराउंड करती है इट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बड़ी डेलिकेट होती है बैक्टीरिया की, बड़ी नरम और नाजुक सारी होती है और कोई भी इसलिए छोटा सा भी कोई डैमेज हो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को तो इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ये बहुत ज्यादा नरम और नाजुक है और होती क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्टीरोल जो है मेरे बेटे वो ऐसे कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह। हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये मेरे बेटे एक्चुअली रिजिडिटी दे रहा होता है, थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन को सख्ती दे रहा होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या है कि स्टीरोल्स वगैरह जो हैं यानी मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल वो मौजूद नहीं होते, इसलिए बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट नरम और नाजुक सी होती है। और बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है इसके मेन फंक्शन क्या है, इज द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट में मदद कर रही होती है, जैसे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इन सब की ट्रांसपोर्ट में मदद कर रही है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। और बेटे जी रेस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, रेस्पायरेशन
क्या होता है कि एटीपी वगैरह के लिए, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एटीपी बनाना, इट इज बेसिकली मेरे बेटे रेस्पिरेशन। हम ये नहीं कह सकते रेस्पिरेशन को कि ये जो हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ये भी मेरे बेटे के हिसाब से बात ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो आप ये कहते हैं ना कि हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, ये मेरे बेटे ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग इसे कहते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करना। ठीक है। तो एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन में ही मौजूद होते हैं, बैक्टीरियल सेल में। ना मेरे बेटा ये लेक्चर आपका यहाँ तक ही है।